बात एनसीपी की भी कर लेते हैं। जो हाल शिवसेना का है वही हाल एनसीपी का भी है। वहां पर भी दो गुट है, वहां पर भी दो धड़े हैं। और समस्या यह है कि विचारधारा में दोनों अलग अलग भी नहीं है क्या? शरद पवार और अजीत पवार। हाँ, नहीं सर, अजीत पवार एक मतलब कह सकते कि स्प्लिंटर ग्रुप हैं। वो एनसीपी तोड़ करके निकले, अपने साथ 51 एमएलए लेकर निकले। इस समय हमारे साथ है, महायुति के साथ है। तो दोनों पार्टियों की बुनियादी विचारधारा तो वही है। अब शरद पवार जी की जो बुनियादी विचारधारा थे वो तो ये था कि एक विदेशी महिला का आधिपत्य हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस नाम दिया। यह दूसरी बात है कि 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस बनती है इसी मुद्दे के ऊपर कि भाई सोनिया गांधी के कामकाज के तरीके से हम नाराज हैं। एक विदेशी मूल की नागरिक हम पर राज करे, हमको पसंद नहीं, इसलिए हम अपनी नई पार्टी बनाते हैं और हम राष्ट्रवादी हैं, पर राष्ट्रवादी नहीं हैं। और उसके कुछ महीने बाद उसी पार्टी के साथ वो सरकार बना लेते हैं। तो शरद पवार जी की बुनियादी तौर पर क्या विचारधारा है, इसका अगर हम शोध करने जाएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग नहीं पकड़ पाए। उनकी बुनियादी विचारधारा कि कैसे सत्ता में वापस आया जाए, और इसी चक्कर में 2019 में शिवसेना को बरगला करके कांग्रेस के साथ लेके आए। उस चक्कर में शिवसेना भी निपट गई और एनसीपी भी निपट गई। इतने दिग्गज नेता हैं, उनकी मन की बात बड़े बड़े नहीं जान पाते हैं, वो कैसे अपने भतीजे की बात नहीं जान पाए? अब ये तो उनसे पूछिए। ये बात सही है कि शरद पवार एक बहुत ही ज्ञानी राजनेता है और उनके पास जो आज हिंदुस्तान में जो अनुभव है राजनीति का, वो राजकारण का, वो निश्चित तौर पर शायद सबसे ज्यादा है। 1978 में तो मुख्यमंत्री बन गए थे और 1978 से पहले मेरे ख्याल से 60 के दशक के आखिरी दिनों में वो विधायक बन गए थे। तो निश्चित तौर पर उनका जो पूरा एक काम करने का स्पैन देखेंगे वो बहुत बड़ा है, बहुत विराट है। और जिस प्रकार से पार्टियां तोड़ने और जोड़ तोड़ की राजनीति करने और किसको फोड़ के किधर लेके जाना है, इस सब मामले में तो पीएचडी है वो, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे में उनका जो भतीजा था शायद उनसे बड़ा होशियार निकला। ऐसे में अगर वो आपने सवाल ये किया कि अजीत पवार जी जो कर रहे थे उनको कैसे नहीं पता चला, हो सकता है अजीत पवार जी ने उनसे ही सीख करके गुरु गुड़ रह गया और चला शक्कर बन गया होगा, ये हो सकता है। मन में तो उनके भी है कि वो भी मुख्यमंत्री बने, किसके मन में नहीं होता? 4 बार तो बन चुके हैं। अगर 5वीं बार बनने, अंतराल के लिए मैं अजीत जी की बात कर रही हूँ, अजीत पवार की बात। अजीत पवार जी ने एक बात कही कि मैं जब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखता हूं मैं उप मुख्यमंत्री बन जाता हूं। बेचारा खुद बोले और बड़ा कैंडिडेटली बोले। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका सुन करके। बोला पूरे देश में एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड बनाया है, वो रिकॉर्ड अजीत दादा ने बनाया उप मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन उनके मन में अगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब है तो कोई गलत नहीं है। अगर उनकी महत्वाकांक्षा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। ईश्वर करे उनको कभी मौका मिले। ये स्वागत तो बीजेपी करे तब बात बने, शिंदे जी भी करे तब बात बने। अब बीजेपी को तो सिखला नहीं सकता, कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर तो स्वागत करूं। अच्छा, अब महाराष्ट्र में आप सरकार तो यही कहेंगे कि महायुति की बन रही है, लेकिन सीट के लिहाज से पूछूं तो क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महायुति में सबसे बड़ा दल है और निश्चित तो 100 से ज्यादा उनके पास विधायक है, तो सबसे बड़ा हिस्सा तो भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। हम यूबीटी और शरद पवार जी की पार्टी की तरह नहीं है कि उनको काट करके 85 पे ले आए, बराबर के दर्जे पे ले आए। बड़ी पार्टी है, बड़ा हिस्सा उनको मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी शिवसेना है, उसको हिस्सा मिलना चाहिए। और तीसरी बड़ी पार्टी हमारे पास जो अजीत दादा की पार्टी है। तो तीनों को उस रेशियो में नंबर ऑफ सीट्स मिल रहे हैं। और टोटल नंबर भी आज शाम तक, अभी रात तक पता चल जाएगा, सवेरे तक अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी दिल्ली में मीटिंग खत्म हुई है और इसी मुद्दे पे संभवतः मीटिंग थी। नहीं, एक आंकड़ा कोई जो आप बहुमत के ऊपर कितना जाएंगे? हम लोग मतलब सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार के देखिए, निश्चित तौर पर सरकार बनाने के लिए 144 एमएलए चाहिए। महायुति के पास 144 से ज्यादा एमएलए आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ यहां पे कह सकता हूं सभी के साथ।